आज की हिंदी की रिवीजन की क्लास में आपको बोर्ड पर शुरुआत में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं रिवीजन के तौर पर। पर्यायवाची के साथ साथ तो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रैक्टिस सेट से संबंधित प्रश्न भी लेकर के हैं। लेकिन सबसे पहले आपके लिए गुड न्यूज यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के एग्जाम डेट आ चुकी है। अभी आज 21 अप्रैल को 6:40 पर यूपी ट्रिपल आयोग ने ये पूरा कैलेंडर जारी किया है कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है। हालांकि अलग बात है कि जो 2018 में ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम था उसकी उन्होंने कोई डेट नहीं दी है, लेकिन जो राजस्व लेखपाल है उसकी डेट दे दी है और उसकी जो डेट इन्होंने निर्धारित की है वो निर्धारित की गई है 19 जून। जी हाँ, 19 जून। अब वर्तमान में चल रहा अप्रैल है और आज 21 अप्रैल हो गया है। 21 अप्रैल आज कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके दे दीजिएगा कि 21 अप्रैल को आज हम कौन सा दिवस मना रहे हैं। और आने वाले समय में मई और उसके बाद यानी लगभग माने तो 2 माह हमारे पास अभी हैं और ऐसा हो सकता है कि ये कैलेंडर की डेट है और ये टल जाए या इससे पहले तो होने का तो कोई चांस नहीं है। लेकिन आप कदापि ये ना सोचें कि एग्जाम डेट टल जाएगी। आप 19 जून को ही फिक्स डेट मान करके अपने एग्जाम की तैयारी करें। और जो अभ्यर्थी यूपी टेट, सुपर टेट और यूपीपी वाले अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी भी ये ना समझ लें कि ये क्लास केवल यूपी लेखपाल के लिए ही चल रही है। जितनी इंपॉर्टेंट यह क्लास यूपी लेखपाल के लिए है उतनी ही इंपॉर्टेंट यूपीपी वालों के लिए भी है और सुपर टेट वालों के लिए भी है। इसके अतिरिक्त जीके की एक विविध और क्लास अलग वीडियो अपलोड की जा रही है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले लिखे गए हैं कुछ पर्यायवाची शब्द और ये पर्यायवाची शब्द लिखे गए, इनके जो अर्थ हैं वो बोर्ड पर लिखे नहीं जाएंगे, वो केवल आपको बताए जाएंगे। आपको वो माइंड में सेट करना है, उनका आंसर आपको ध्यान के साथ सुनना है। देखिएगा, सबसे पहले लिखा गया है कालांतर। कालांतर पर्यायवाची है जंगल का। कालांतर पर्यायवाची है जंगल का। चलो अच्छा लिख देते हैं बहुत जल्दी। ये पर्यायवाची है जंगल का। अपगा कहते हैं नदी को। नदी अपगा अर्थात जो बिना पैरों के चलती हो, बिना पैरों के चलती हो। अपगा किसका सिनोनिम्स है? नदी का। सतदल कहा जाता है कमल को। सतदल पर्यायवाची है कमल का। और शून्य के बोलते हैं आकाश को। शून्य आकाश को कहा जाता है। थोड़ी सी लाइट और बढ़ा ले, 4 लाइटें जल रही हैं, 3 लाइटें और बढ़ाती हैं जरा। हाँ, अब थोड़ी सी क्लियरिटी आई है। इतनी सारी 7 लाइटें जलाने के बाद इस वीडियो को शूट किया जाता है। बड़ी बड़ी लाइटें हैं, लाइट का ही सारा खेल होता है। और देखिएगा आगे लिखा गया हुतासन। हुतासन पर्यायवाची है आग का। आग का। रुक्ष कहा जाता है पेड़ को। रुक्ष पेड़ का। आप मेरी बात को ध्यान के साथ सुनते जाइए, लिखने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आगे लिखा गया है विबुध। विबुध जो सिनोनियम है, विबुध है देवता का पर्यायवाची। विबुध कहते हैं देवता को विबुध कहा जाता है। आगे लिखा गया है चारु और चारु का पर्यायवाची है सुंदर का। चारु ये सुंदर का पर्यायवाची है। और ललित लिखा गया है ललित। ललित भी पर्यायवाची है सुंदर का। आगे इधर आते हैं मध्वा कहा जाता है इंद्र को। मध्वा भगवान इंद्र का पर्यायवाची है। हेरंब कहा जाता है गणेश को। हेरंब गणेश का पर्यायवाची है। कासार सिनोनियम है तालाब का। कासार तालाब को कासार कहते हैं। पुष्कल मीन्स भी होता है तालाब। सॉरी, सोना लिखना है ना, पुष्कल लिखा हुआ है। अगर पुष्कर होता तो तालाब होता, लेकिन यहां लिखा हुआ तो है पुष्कल। तो पुष्कल पर्यायवाची है सोने का। सोने का पर्यायवाची है पुष्कल। नेक्स्ट अजर कहा जाता है देवता को। देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, अजर लिखा गया। अजर अर्थात जिसको जर ना लगे, देवता जिसको जर ना लगे, जो कभी पुराना ना हो, कभी अमर रहने वाला, देवता का सिनोनियम है। कुरंग ये वाला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लास्ट बार जो मेरे एग्जाम में आया था विधान परिषद सचिवालय में आया था और इसको ऐसे लिखा था कि कुरंगम किसका पर्यायवाची है। मैं लगा रखा था, मतलब पूरा संस्कृत में उलझा रखा था अच्छे से इसको। तो कुरंग पर्यायवाची है हिरण का। देखिएगा हिरण, हिरण का पर्यायवाची है। सराहना मीन्स होता है प्रशंसा। सराहना मीन्स होता है प्रशंसा। प्रशंसा का पर्यायवाची है। और प्रभंजन कहते हैं वायु को। प्रभंजन तेज चलने वाली जो वायु होती है, आंधी तूफान वाली, उसको कहते हैं प्रभंजन। और द्विजराज कहा जाता है चंद्रमा को। द्विजराज ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। अब आप एक बार जरा अपने ध्यान से देख लीजिएगा इनको। मैं रफ करता हूं
और आपको ध्यान के साथ पढ़ना है। वीडियो को चाहे पुश कर सकते हैं, मैं रफ कर दूंगा, रफ करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा किसका पर्यायवाची होगा, और देखते हैं कि किसमें कितना है दम, कौन लेखपाल में बनने के लायक है, कौन मास्टर नहीं बनने के लायक है। लगाइए जरा। जंगल, कांतार जंगल, एपगा नदी, सतदल, कमल, आकाश, सुने। रफ करो, आपने तो कर ही लिया है, जरा क्यों वीडियो को लंबा करें। वीडियो लंबा होने पर अपलोड होने में थोड़ी दिक्कत मुझे भी होती है। तो सबसे पहले देखिएगा जरा इधर, और बात वही है कि मेरा आंसर आने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। कांतार लिखा गया है, किसका होगा? जंगल का। मेरा आंसर आने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। एपगा बोलते हैं नदी को, सतदल पर्यायवाची है कमल का, शून्य कहते हैं आकाश को, शून्य कहा जाता है। हुतासन बोलते हैं अग्नि को, रुक्ष कहा जाता है पेड़ को, विबुध देवता को कहते हैं, चारु सुंदर का पर्यायवाची है, और ललित भी सुंदर का पर्यायवाची है। इधर आइएगा। मधुआ ये पर्यायवाची है इंद्र का, हिरंब पर्यायवाची है गणेश का, और कासार पर्यायवाची है तालाब का। पुष्कल सोना, सोने का पर्यायवाची है। अजर कहते हैं देवता को, कुरंग बोलते हैं हिरण को, सराहना मीन्स होता है प्रशंसा, और प्रभंजन मीन्स होता है वायु, और द्विजराज कहा जाता है चंद्रमा को। उम्मीदें हैं कितने पर्यायवाची का रिवीजन आपको हुआ, और उनमें से कुछ आपको याद भी होंगे, ये अच्छी बात है। आगे पेज नेक्स्ट लगाते हैं, नेक्स्ट पेज। अगले पेज पर एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखा गया है कि जो सुना हुआ न हो उसे क्या कहेंगे, और आंसर के लिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। जो सुना हुआ ना हो उसे क्या कहेंगे, आंसर के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन में दिया गया है अश्रव्य, नेक्स्ट ऑप्शन एलोकज्ञ, अनादि और असहिष्णु। अच्छे से विचार करिएगा, उम्मीदें हैं ये चारों शब्द ऐसे हैं जो मैंने आपको पहले ऑफलाइन क्लास में कभी ना कभी पढ़ाए हैं। देखिएगा, सबसे पहले लिखा गया है अश्रव्य। श्रव्य और अश्रव्य साइंस में भी मैंने आपको पढ़ाया है। श्रव्य जिनको सुना जा सके, और अश्रव्य जिनको ना सुना जा सके, या जिनको ना सुना गया हो। तो जिनको पहले कभी ना सुना गया हो उन्हें तो अश्रव्य कहेंगे, यही हमारा सही आंसर है। इसके अतिरिक्त जो और ऑप्शन बोर्ड पर लिखे हुए हैं, लिखा गया है एलोकज्ञ। देखिएगा, एलोकज्ञ का मतलब क्या है? एलोकज्ञ का मीन्स होता है, एलोकज्ञ का मीन्स होता है कि जिस व्यक्ति को इस लोक के बारे में या किसी भी लोक के बारे में जानकारी ना हो। एलोकज्ञ, ज्ञानी वाली बात जहां भी आएगी वहां जानकार वाली, ज्ञान वाली बात आएगी। तो एलोकज्ञ जिसको किसी लोक के बारे में, इस लोक या उस लोक के बारे में कोई जानकारी ना हो। आगे कहा गया अनादि। अनादि का मीन्स क्या होता है? एक तो होता है आदि, और आदि होता है बहुत पुराना, और अनादि भी होता है बहुत पुराना, जिसके समय का भी ज्ञात ना हो। बात को समझिएगा, महाभारत का जो समय है वो आदि काल का समय है। आदि बोला है आदि, लेकिन अगर ये कहा जाए कि जो पाषाण काल का समय वो अनादि काल का समय है। क्यों? कि महाभारत आदि का समय है, पुराना समय है, लेकिन उसका पता है कि कब हुआ था। 1050 ईस्वी पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। लेकिन अनादि का मीन्स क्या है? इसका पुराना तो है और समय भी निर्धारित नहीं है कि कितना पुराना है। तो आदि से भी पुराना कौन हो जाएगा? अनादि होता है। अनादि आपको समझा होगा। असहिष्णु का मीन्स क्या होता है? असहिष्णु, सबसे पहले तो असहिष्णु से पहले आज समझिएगा सहिष्णु का मीन्स क्या होता है। सहिष्णुता आपने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है कि भारत एक सहिष्णुतावादी राष्ट्र है, और ये सच्चाई है कि भारत एक सहिष्णुतावादी राष्ट्र है। ऐसे कैसे कह सकते कि भारत एक सहिष्णुतावादी राष्ट्र है? क्योंकि भारत में 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करने के लिए आया और भारतीयों पर आक्रमण जमकर किया। उसके बाद मोहम्मद गजनवी आ गया, उसके बाद मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी ने तो भारत पर आक्रमण ही नहीं किया बल्कि आकर के भारत में शासन भी चलाया। लेकिन उसके बाद और आक्रमण करे आए, जैसे तैमूर लंग आया, चंगेज खां आए, उसके बाद बाबर आ गया। बाबर ने भी भारत में आक्रमण ही नहीं किया और भारत में आकर के शासन भी चलाने लग गया था। याद हो आपको बातें। लेकिन उसके बाद भारत में पुर्तगाली आए, डच आए, डेनमार्क आए, स्वीडिश आए, फ्रांसीसी आए, सब आए व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार ही नहीं किया, उन्होंने भारत पर शासन भी चला लिया था। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये देखा, हमने एक बात नोट की कि हम उन विदेशियों ने, उन दूसरे देश के व्यक्तियों ने भारत पर अत्याचार किए, भारत को मारा पीटा, भारत के साथ दुर्व्यवहार उन्होंने किया, लेकिन फिर भी हमने क्या कर लिया? सब कुछ सहन कर लिया। हमने सोच लिया अरे सब अपने हैं। हमारे अंदर ये सहन शक्ति है और इसी सहन शक्ति को कहा जाता है
सहिष्णुता, और इस सहिष्णुता के भाव रखने वाले व्यक्ति को सहिष्णुतावादी कहते हैं। और भारत एक सहिष्णुतावादी राष्ट्र है। और इसका जो विलोम बन जाएगा फिर बनेगा असहिष्णुतावादी। असहिष्णु का मतलब होता है जिसमें सहन शक्ति ना हो। उम्मीदें हैं आपको बातें समझ आई होंगी। इसके अतिरिक्त में नेक्स्ट पेज पर अब और बहुत सारे शब्द लिखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, केवल एक शब्द ही लिखा जाएगा, यानी ये वाले शब्द लिखे जाएंगे, छोटे वाले शॉर्ट वाले एक शब्द लिखे जाएंगे। और जो अनेक शब्द हैं वो आपको मौखिक बताए जाएंगे, वो आपको 2-2 3-3 बार मेरे इस मुख से सुनना है, इन कानों के माध्यम से, और अपने माइंड में सेट कर लेना है। नेक्स्ट पेज लगाते हैं। नेक्स्ट पेज पर लिखे गए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक शब्द क्या है? एक ही शब्द लिखे गए हैं। बहुत सारे हैं, ऐसे हैं जो आपने पढ़ रखे हैं। एक बार ध्यान से सुनिएगा जरा, बिना लिखे आपको याद कराना मेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले लिखा गया है अनुगामी। अनुगामी का मीन्स होता है पीछे पीछे चलने वाला। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी मीन्स होता है पीछे पीछे चलने वाला। नेक्स्ट लिखा गया है आक्रांता। आक्रांता का मीन्स होता है आक्रमण करने वाला, जिसने आक्रमण किया है। आक्रांता, आक्रमण करने वाले को कहते हैं आक्रांता। एक बार ध्यान के साथ सुन लीजिएगा। औदार्यदाता होता है कि जो बहुत ज्यादा दान देता हो, जो उदारता से दान देता है। औदार्य, उदारता से दान देने वाले को औदार्यदाता कहते हैं। एक होता है ओढ़रदानी। ओढ़रदानी का मीन्स होता है जो हाथ उठाकर दान देता हो, उसको ओढ़रदानी कहते हैं। लेकिन औदार्यदाता होता है जो उदारता से दान देता हो। खग्रास का मीन्स होता है ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, ऐसे ग्रहण को खग्रास कहा जाता है। एक बार और सुनिए, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाता है, ऐसे ग्रहण को खग्रास कहा जाता है। दिव्य चक्षु होता है, दिव्य चक्षु होता है जो इस दिव्य ज्ञान से देखता हो, इस ज्ञान से देख करके बता दे कि भाई क्या होने वाला है, क्या हुआ था, उसे दिव्य चक्षु या दिव्य दृष्टा कहा जाता है। दिव्य ज्ञान से, दिव्य नेत्र से देखने वाले व्यक्ति को कहा जाता है दिव्य चक्षु। दान वृत्ति का मीन्स होता है जो दान के बल पर चलता हो। जैसे कोई अनाथालय है, अगर वो दान के बल पर चलता है उसको कहेंगे दान वृत्ति। जो दान के बल पर चलता हो उसे कहते हैं दान वृत्ति। सुनते जाइएगा ध्यान के साथ। मकरंद होता है फूलों द्वारा उत्पन्न किया गया जो रस है, फूलों ने जो उत्पन्न रस किया है उस रस को मकरंद कहते हैं। शहद यानी शहद भी हो सकता है, वही होता है। फूलों द्वारा उत्पन्न किया गया रस क्या कहलाता है? मकरंद कहलाता है। अतिथे होता है अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथे, अतिथि की सेवा करने वाले को कहते हैं। उत्तरापेक्षी होता है उत्तर की अपेक्षा करने वाला। उत्तर कि क्या प्रश्न मिलेगा इसकी उम्मीद लगाए हुए है कोई व्यक्ति कि हाँ आएगी उधर से या ना आएगी उधर से, उत्तर की अपेक्षा करने वाले को उत्तरापेक्षी कहा जाता है। नेक्स्ट इधर लिखा गया है अध्युडा। अध्युडा मीन्स होता है ऐसी स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, उसे अध्युडा की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट लिखा गया छेपक। छेपक होता है कि किसी काव्य के अंदर किसी और व्यक्ति ने भी कुछ लिख दिया, उसको छेपक कहते हैं। किसी काव्य में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्या कहलाता है? छेपक। अनागत क्या होता है? जो अभी तक ना आया हो। अनागत, आगत का आगे ए लगा हुआ है तो निगेटिव सेंस जा रहा है। आगत मतलब जो आ गया हो, और ए लग गया तो निगेटिव सेंस जा रहा है, इसका मतलब जो अभी तक ना आया हो। आगे लिखा गया है जारज। जारज का मीन्स होता है जो अवैध संतान हो। अवैध संतान, जिसके माता पिता का ना पता हो, सॉरी पिता का पता ना हो, उसके कहते हैं जारज यानी अवैध संतान। और सुनैना का मीन्स होता है सुनैना। सु मीन्स अच्छे, नैना मीन्स आंखें, अर्थात जिसकी आंखें सुंदर हैं उसको सुनैना कहा जाएगा। कूप मंडूक मीन्स होता है कि जिसको सीमित ज्ञान हो, सीमित ज्ञान वाले व्यक्ति को कूप मंडूक कहते हैं। गतानुगतिक का मीन्स होता है कि जो पुराने आदर्शों पर ही चलता हो। गत अनुगतिक, पुराने ही आदर्शों पर, पुरानी परंपराओं पर, पुराने रीति रिवाजों पर चलने वाले को गतानुगतिक कहा जाता है। सदाव्रत। सदाव्रत का मीन्स होता है ऐसी जगह जहां पर भोजन मुफ्त में मिलता हो। ऐसी जगह जहां पर भोजन मुफ्त में मिलता हो उसे सदाव्रत कहते हैं। आपने सुना होगा एक शब्द लंगर, इसकी जगह लंगर भी मिल सकता है, सदाव्रत या लंगर। मर्मज्ञ होता है मन की बात जानने वाला। मर्मज्ञ कहते हैं मन की बात जानने वाले को मर्मज्ञ कहा जाता है। गजगामिनी होता है हाथी की चाल वाली स्त्री। गज लगा हुआ है, देखिएगा आप, दिखाई दे रहा होगा। तो गजगामिनी का मीन्स होता है कि हाथी की चाल वाली स्त्री। और देखिए आगे इन पर विचार कीजिए जरा। एक कॉल है, मैं उसको निपटाऊं। बोलिए जरा। लिखा गया है कानीन।
कानीन का मीन्स होता है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। एक बार और सुनिए, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं। अधर्मण होता है कि जिसने ऋण लिया हो उसे कहते हैं अधर्मण। एक और सुनिए जरा, एक और होता है उर्ण। अगर ओ होता उर्ण तो उर्ण का मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जिसने अपना कर्जा चुका दिया हो। उर्ण मीन्स होता है जिसने अपना कर्जा चुका दिया हो। और अधम ऋण होता है जिसने कर्जा लिया हो। नेपथ्य मीन्स होता है, नेपथ्य मीन्स होता है कि पर्दे के पीछे का जो भाग है, जिस भाग में जो कौन होता है, नाटककार होता है, अपना वेश विन्यास करते हैं, उसको नेपथ्य कहते हैं। पर्दे के पीछे का भाग नेपथ्य कहलाता है। निशीथ होता है मध्य रात्रि का समय, मिडनाइट, मध्य रात्रि के समय को क्या बोलते हैं, निशीथ। दुष्प्राप्य का मीन्स होता है जो कठिनाई से प्राप्त हो। दुष् मीन्स कठिनाई, प्राप्य मतलब प्राप्त होना, जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुष्प्राप्य उसको कहा जाता है। और खंड काव्य होता है कि किसी व्यक्ति के जीवन को लेकर के लिखा गया काव्य। देखिएगा, काव्य गद्य और पद्य की बात कर रहे हैं, पद्य होना चाहिए यानी काव्य होना चाहिए, और वो किसी के जीवन को लेकर के लिखा गया होना चाहिए। जैसे कि झांसी की रानी के जीवन को लेकर के अगर कोई काव्य लिखा जाए तो उसको क्या कहेंगे, खंड काव्य की संज्ञा दी जाएगी। उम्मीदें हैं आपको समझ आई होंगी बातें। आगे अब आपकी बारी है। मेरा आंसर बोलने से पहले आपके माइंड में आंसर आ जाना चाहिए। सबसे पहला शब्द है अनुगामी। सोचिएगा, विचार करिएगा, इस अलाउद्दीन के चिराग को घिसिएगा, पूछिए इससे कि क्या अनुगामी का मीन्स मैंने बताया है। जिन अभ्यर्थियों को याद है, बहुत अच्छी बातें हैं और उम्मीदें हैं कि सभी विद्यार्थियों को सभी बातें इनमें से याद नहीं होंगी, लेकिन ऐसा जरूर होगा पढ़ी होंगी। मैं अपने आप के कुछ वो नहीं कह रहा, मैं अपने के बस मेरा उद्देश्य इस क्लास को रिविजन कराने का है। सुनिएगा, अनुगामी मीन्स होता है पीछे पीछे चलने वाला, और आक्रांता होता है कि जिसने आक्रमण किया हो, आक्रांता कहलाता है। औदार्यदाता मीन्स होता है कि जो सब कुछ उदारता से दान देना जानता हो, उसे औदार्यदाता कहते हैं। खग्रास ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, उसे खग्रास कहा जाता है। और दिव्य चक्षु का मीन्स होता है जो ज्ञान नेत्र से देखो, भगवान शिव ज्ञान नेत्र से देखने वाले को दिव्य चक्षु कहते हैं। दानवृत्ति मीन्स होता है जो दान के बल पर चलता हो, दानवृत्ति दान के बल पर ही चलता हो। मकरंद बोलता है कि फूलों के द्वारा उत्पन्न किया गया रस को मकरंद कहते हैं, मकरंद। आगे है अतिथे। अतिथे मीन्स होता है अतिथि की सेवा करने वाले को अतिथे कहा जाता है। और उत्तरापेक्षी, विचार कीजिए, उत्तरापेक्षी उत्तर की अपेक्षा, इसके टुकड़े अगर कर ले तो उत्तर प्लस अपेक्षी, ए प्लस ए बराबर आ बराबर दीर्घ संधि, तो उत्तरापेक्षी बन रहा है। और उत्तर की अपेक्षा, अपेक्षा मतलब होता है उम्मीद, सॉरी गलत हो गया टुकड़े, उत्तरापेक्षी लिखा है तो क्या करेंगे टुकड़े, उत्तर प्लस उपेक्षी, और ए प्लस ओ बराबर ए, तो उत्तरापेक्षी बन रहा है। हाँ, अगला आ गया है अध्युढ़ा। अध्युढ़ा होता है वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, उसे अध्युढ़ा कहा जाता है। छेपक किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़े गए भाग को छेपक कहते हैं। अनागत, अनागत होता है जो अभी तक न आया हो। मेरा प्रश्न का आंसर आने से पहले आपका प्रश्न आ गया होना चाहिए। जारज जो अवैध संतान, जिसके पिता के बारे में जानकारी ना हो कि कौन इसका पिता, उसको जारज कहते हैं। इसका विलोम बनता है ओरस, बहुत पूछता है एग्जाम इसको। सुनैना मीन्स होता है सुंदर आंखों वाली स्त्री, सुनैना कहलाती है। कूप मंडूक यानी कुएं का मेंढक जिसको सीमित ज्ञान हो, जैसे कुएं को लगता है कि संसार इतना ही बड़ा है, कूप मंडूक। और गतानुगतिक का मीन्स होता है कि पुरानी परंपराओं पर, पुराने रीति रिवाजों पर चलने वाले को गतानुगतिक कहा जाता है। सदाव्रत का मीन्स मैंने आपको बताया लंगर, और लंगर आप समझते हैं कि ऐसा स्थान जिस स्थान पर भोजन मुफ्त में मिलता हो। मर्मज्ञ मीन्स होता है मर्म की बात जानने वाले को मर्मज्ञ कहते हैं। और गजगामनी होता है हाथी की चाल वाली स्त्री, हाथी के जैसी चाल वाली स्त्री को गजगामनी बोलते हैं। कानीन का मीन्स मैंने आपको बताया कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं। और अधर्मण का मतलब होता है कि जिसने कर्जा लिया हो। एक और बताया मैंने आपको उर्ण, उर्ण का मीन्स होता है जिसने अपना कर्जा चुका दिया हो। नेपथ्य, नेपथ्य का मीन्स होता है कि ऐसा स्थान जिस स्थान पर नाटककार अपना वेश विन्यास करते हैं, यानी पर्दे के पीछे के भाग को नेपथ्य कहते हैं। निशीथ होता है मध्य रात्रि का समय, मिडनाइट टाइम को निशीथ कहते हैं। दुष्प्राप्य मीन्स होता है जिसको कठिनाई से प्राप्त किया जा सके। और खंड काव्य का मीन्स होता है, खंड काव्य का मीन्स होता है कि किसी व्यक्ति के जीवन को लेकर के लिखा गया अंश क्या कहलाता है, खंड काव्य। और बहुत सारे प्रश्न अभी हैं, नेक्स्ट पेज लेकर के आते हैं, लेकिन नेक्स्ट पेज से लेकर आने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी पढ़ते हैं, आपके साथ जो भी लोग रहते हैं, आप
अगर रेस लगाने के लिए जाते हैं, रोड पर दौड़ने के लिए जाते हैं, फील्ड में दौड़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ आपके साथ कुछ लोग मिलेंगे मुझे से, और आप ये कीजिएगा कि उनका मोबाइल फ़ोन लें और खुद अपने हाथों से सब्सक्राइब करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। या फिर आप जिस भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, आपकी बेंच के आसपास के चारों ओर के अभ्यर्थी जो बैठ करके साथ आपके पास पढ़ने वाले हैं, उनको इस क्लास चैनल के बारे में, इस चैनल के बारे में, इस क्लास के बारे में बताएं। रास्ते में, ऑटो में अगर आते हैं, बस में अगर आते हैं, तो उनको आप जानकारी दें। ये आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि यहाँ अभी तक जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी तक लगभग 106 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज 107वीं वीडियो की शूटिंग मेरी चल रही है, और आप अगर इतना कार्य नहीं करते हैं तो इससे बड़ा पाप मुझे लगता है कि दुनिया में कोई नहीं होगा। आप पाप कर रहे हो। अगर आप इस पाप से बचना चाहते हैं तो उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट पेज लगाता हूँ। एक लाइन लिखी गई है, केवल एक लाइन। आपको इसी लाइन पर 2 प्रश्न बना करके देते हैं। जरा देखिएगा, इस लाइन को आप देखिए जरा, क्या यह वाक्य सही लिखा हुआ है? क्या इस वाक्य में त्रुटि क्या है? यह वाक्य गलत है लिखा हुआ। आपको इस वाक्य में त्रुटि बतानी है कि इस वाक्य में गलती क्या है। देखिएगा, सोचिए, विचार कीजिए, गलत है, इसको सही बताना है, क्या सही होगा। नहीं समझ आए हो तो सुनिए, और समझ आए तो अच्छी बात है। देखिए, इसमें कहा गया है कि रीमा का स्वभाव श्वेता से भिन्न है, जबकि क्या होना था कि रीमा का स्वभाव श्वेता के स्वभाव से भिन्न है। नहीं समझ आई बात? आ गई होगी। यहाँ स्वभाव शब्द छिपा हुआ है कि रीमा का स्वभाव श्वेता के स्वभाव से भिन्न है, स्वभाव से भिन्न है, स्वभाव आना था। ठीक है, चलो, गलती सुधर गई है। ऐसे अभी मैं और बहुत सारे वाक्य लेकर के आऊँगा जहाँ लगेगा कि हाँ यहाँ गलती है, वो गलती आपसे सुधरवानी है। लेकिन आप मुझे कुछ बातें और बताइए कि आप यहाँ बताओ कि इस वाक्य में कि चलो सही कर दिया कि रीमा का स्वभाव श्वेता के स्वभाव से भिन्न है, क्या आप बता सकते हैं कि इस वाक्य में कौन सा कारक यूज हुआ है? यहाँ बताना है, जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है कि यहाँ कौन सा कारक प्रयोग में लाया गया है, कौन सा कारक उपयोग में लाया गया है। कारक देखिएगा जरा, कौन सा कारक प्रयोग में लाया गया है। कारक यहाँ हो जाएगा, यहाँ कारक होगा स्वभाव से, और जब से आया है तो से 2 जगह पर आता है, या तो कर्ण कारक में आता है कि गीता पेन से पत्र लिखती है, से का प्रयोग होता है, या फिर से का प्रयोग तुलना करने, रक्षा करने, डरने, निकलने, अलग होने की स्थिति में हो सकता है। तो आप इस परिस्थिति में होगा तो कर्ण कारक होगा, और निकलने, तुलना करने, अलग होने की स्थिति में अगर होता है तो अपादान कारक होता है। और यहाँ देखिएगा जरा कि कंपेयर की जा रही है दोनों के स्वभाव की, और जब कंपेयर के स्थिति में से का प्रयोग आता है तो ऐसी परिस्थिति में होता है कौन सा? अपादान कारक। कारक वाली जो वीडियो है हिंदी की, जो वीडियो नंबर 1 थी, वो मैंने कारक उसमें निपटा दिए हैं। अब उस कारक के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। आगे मैं कुछ वाक्य लिखता हूं और उस वाक्यों में कहीं ना कहीं त्रुटि पाई जाएगी। आपको उस त्रुटि को बताना है कि वाक्य में कहाँ त्रुटि है। कुछ वाक्य बोर्ड पर लिखे गए हैं और आपको इन वाक्यों को देख करके ये बताना है कि वाक्य में कहीं ना कहीं त्रुटि है। उस त्रुटि को आपको छांटने सबसे पहले आप पहले ही लाइन को देखिएगा कि वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। क्या गलती रह गई इस वाक्य में लिखने इसमें? वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। क्या बड़े नहीं आना था? बड़े तो सही लिखा हुआ है। गलती कहाँ है देखिएगा जरा। यहाँ गलती है कि वे बड़े सज्जन और व्यक्ति। जन का मतलब भी तो व्यक्ति होता है और व्यक्ति यहाँ भी, जन का मतलब भी व्यक्ति होता है और व्यक्ति यहाँ भी लिखा हुआ है। इसका मतलब गलत हो गया। होना क्या था फिर यहाँ ये होना था कि वे बड़े सज्जन हैं। व्यक्ति यहाँ हटा दो, अब सही है। वे बड़े सज्जन हैं। आगे देखिएगा, उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद यहाँ एक त्रुटि रह गई। अभी यहाँ आता है कि उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक, ऐसे लिखना होता है। तो यहाँ ये त्रुटि हो जाती है कि यहाँ बाद भी आया है और फिर भी आया है। अगर यहाँ से फिर हटा दें तो अब वाक्य सही हो जाएगा। यह आंखों देखी घटना है। अरे देखो, आंखों से देखी घटना है तो से हटा देंगे, ये होना था यह आंखों देखी घटना है। वह भाग्यवान स्त्री है। ये वाक्य बिल्कुल ही गलत है। कैसे? भाग्यवान, पहली बात तो जब स्त्री है तो भाग्यवान नहीं आना था, भाग्यवती आना था। और जब भाग्यवती हो गया तो स्त्री के लिए ही यूज होता है, तो सीधा होना था कि वह भाग्यवती है। स्त्री भी नहीं लगाएंगे,
क्योंकि जब भाग्यवती है तो स्त्री को ही कहते हैं, ठीक है। आगे कहा गया भाषण सुनने के बाद वह वापस लौट गया। यही बात है कि भाषण सुनने के बाद आया है और फिर वापस भी आया है, बाद और वापस दोनों आए हैं, नहीं आने थे। भाषण सुनने के बाद वह लौट गया, ऐसा कहा जाना था। आगे कहा गया है कि सारे देश भर में यह बात फैल गई, सारे देश भर में यह बात फैल गई। इसमें त्रुटि यह है कि सारे भी आया है और भर भी आ गया है, तो या तो एक ही चीज़ आनी थी कि सारे देश में यह बात फैल गई, या ये आना था कि देश भर में यह बात फैल गई। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 2 लाइनें लिखी गई हैं, क्या है इधर। इसमें आपको ये बताना है कि इनमें भी और इसमें, पहले इधर ही देखिएगा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वो शब्द है जो शब्द पुल्लिंग है। बहुत आसान तरीके से आप पहचान सकते हैं अगर मेरा तरीका आप लगाते हैं तब। जल्दी करिएगा, हो सकता है हो गया होगा। देखिए जरा, पहचानने के लिए तरीका क्या होता है। ये लिखा गया है समिति। अगर मैं यहां 2 शब्द लिखता हूं, मेरा और एक लिखा गया है मेरी, तो आप बताइए कि मेरा समिति वाली बात सही है या मेरी समिति बात सही है। ये वाली बात तो बिल्कुल गलत है। तो मेरी समिति मतलब कैसा हो गया, ये स्त्रीलिंग होगा। मेरी आगे लग रहा है तो मेरी समिति। उसी प्रकार से मेरा गुट, यहां लगेगा मेरा, यहां लगेगा मेरा, तो मेरा गुट कैसा हो गया, पुल्लिंग हो गया। लेकिन यहां देखें तो मेरी कक्षा, मेरी पार्टी, यहां भी मेरी लग रहा है, मेरी कक्षा, मेरी पार्टी, लेकिन मेरा के आगे लगा है, गुट के आगे लगा है मेरा, इसलिए गुट शब्द कैसा है, पुल्लिंग। यही बात आपको इधर भी देख करके बतानी है। कैसे, मेरी वधू, दात्री, मेरी दात्री, दाती मतलब, दात्री मतलब देने वाली, दात्री माता को भी कहते हैं, मेरी माता। नेत्री, नेत्री जिसके नेत्रों, नेत्री अभिनेत्री, वो वाला नेत्री हो जाएगा। और दही, अब बताइए, दही जो शब्द है वो पुल्लिंग है, क्यों कि दही इसमें लिक्विड शब्द है, और जो लिक्विड शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में गिने जाते हैं। लिक्विड मतलब ऐसे शब्द जो मापा तोला जा सके, ऐसे शब्दों को, जैसे पानी है, तेल है, ऑक्सीजन है, इनको पुल्लिंग में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगले पेज में एक वाक्य लिखा गया है। वाक्य लिखा गया है कि बच्चा रो रहा है, ये वाक्य है, बच्चा रो रहा है। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया होगी। इन 4 ऑप्शन में से छांट करके आपको बताना है, क्या इसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी, सक्रमक क्रिया होगी या आक्रामक क्रिया होगी। देखिएगा, विचार करिएगा, और उम्मीद है आपने आंसर सही बताया होगा कि आक्रामक क्रिया। बच्चा रो रहा है, क्यों है आक्रामक क्रिया, इस बात को समझिए। सबसे पहले तो आप प्रेरणार्थक क्रिया को समझेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया होती है कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए कहता है। जैसे एक शब्द बोला है लिखना, लिखना, मैं लिखता हूं। अगर यह कहा जाए कि मैं लिखवाता हूं, एक तो लिखना हो गया, स्वयं लिखना, और लिखवाना किसी दूसरे को प्रेरणा दी जा रही है, तो लिखना नहीं होगा, लिखवाना। उसी प्रकार से पढ़वाना, बुलवाना, खिलवाना, पिलवाना, दिलवाना, यानी जब क्रिया स्वयं ना करके कोई और से क्रिया लिखवाना, है ना। मोहन गीता से पत्र लिखवाता है, मोहन गीता से पत्र लिखवाता है, ठीक है, हो गया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। पूर्वकालिक क्रिया होती है कि जब 2 क्रियाएं आए और एक क्रिया के पहले एक क्रिया आए, तो पहले वाली जो क्रिया है उस क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अर्थात तो मोहन पुस्तक पढ़कर सो गया, पुस्तक पढ़कर खेलो, पुस्तक पढ़कर खेलो, ये लिखा गया है। पहले पुस्तक पढ़ो और फिर खेलो, तो क्रिया करके से पहले जो क्रिया आई है, ये वाली जो क्रिया है पहली क्रिया है, यह है दूसरी क्रिया। तो पहली मतलब पूर्व काल की, पहले काल की जो क्रिया उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अपना पाठ पढ़कर खेलो, मोहन खाना खाकर सो गया, पहले खाना खाया फिर सोया, तो क्रिया करके आए, उससे पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आगे आती है सक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया होती है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्म पर। जैसे लिखा गया है कि मोर ने सांप को मार डाला,
मोर ने सांप को मार डाला। मोर ने किसको मार डाला? सांप को मार डाला, सांप को। मोर ने मारने का प्रभाव किस पर पड़ा है? सांप पर पड़ा है। सांप इस वाक्य में कर्म है। मोर करता है, और जब कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक। सकर्मक देखिएगा जरा समझिए, कर्मक स अर्थात जो कर्म के साथ हो, और अकर्मक का मतलब क्या है कि जब कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव खुद ही कर्ता पर पड़ता है। जैसे ये लिखा है बच्चा रो रहा है, रोने का प्रभाव किस पर पड़ा है? खुद बच्चे पर पड़ा है। और लिखा जैसे सांप रेंग रहा है, सांप रेंगता है। रेलगाड़ी दौड़ती है, रेलगाड़ी दौड़ती है। बच्चा रोता है, ठीक है। खुद अगर प्रभाव पड़ेगा कर्ता पर तो कैसा हो जाएगा? अकर्मक। किसी दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा तो सकर्मक हो जाता है। आगे बताइए जरा, अगर जैसे ये कहा जाए कि बच्चों ने लाल फूल तोड़े तो सकर्मक है। कैसे फूल तोड़े? लाल फूल तोड़े। द्विकर्मक भी होता है। एक द्विकर्मक होता है कि जब, इसको भी समझिएगा, द्विकर्मक क्या होता है? द्विकर्मक द्विकर्मक होता है कि जब एक ही वाक्य में दो दो क्रियाएं आए तो उसको द्विकर्मक कहते हैं। जैसे मोहन ने रमेश को पुस्तक दी, पुस्तक दी। इस वाक्य में मोहन तो हो गया कर्ता, मोहन हो गया कर्ता, और रमेश हो गया कर्म, कर्म, और पुस्तक भी क्या है? कर्म। तो जब एक ही वाक्य में दो दो कर्म आते हैं तो वहां द्विकर्मक क्रिया होती है, अर्थात इस वाक्य में भी द्विकर्मक क्रिया हो गई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो नए अभ्यर्थी हैं, और लाइक करें। अगर आपको कहीं त्रुटि नजर आती है तो कमेंट जरूर करें, और जो बेल आइकन वाली घंटी है जिन भी अभ्यर्थी ने उसको प्रेस नहीं किया वो जरूर कर लें, और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। अपने पास पड़ोस के सभी अभ्यर्थियों को वीडियो को शेयर करें, उनका मोबाइल फोन लेकर खुद सब्सक्राइब करें।